आइए अब हम लोग आज अध्ययन कर लीजिए पी ब्लॉक के तत्व के बारे में। किसके बारे में? पी ब्लॉक के तत्व के बारे में। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 12th क्लास का, और क्लास 12 का जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका 7वां चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, है ना। और हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। अब समझना है यहाँ पे पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बढ़िया से। तो देखिए आपका यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये पीरियोडिक टेबल है। क्या है? पीरियोडिक टेबल। ये ऐसा पीरियोडिक टेबल है जिसको आप बोल सकते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। क्या बोल सकते हैं? दीर्घाकार आवर्त सारणी। समझ में आ रही है बात? इसी को कहा जाता है परावर्धित आवर्त सारणी। क्या कहते हैं इसको? परावर्धित आवर्त सारणी। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है कि नहीं? ये लॉन्ग टर्म है या लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का। और इसको बनाने वाले एक वैज्ञानिक नहीं है, बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा यह दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से नाम आता है रैंग, बर्नर और बरी का। किसका किसका नाम आता है? रैंग, बर्नर और बरी का, जिनके द्वारा जो है यह पीरियोडिक टेबल, दीर्घाकार पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। इसके पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया था उसमें परमाणु क्रमांक या परमाणु भार के अनुसार सारे तत्वों को इसमें सजाए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल, वो सब के सब जो पीरियोडिक टेबल है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार बना करके, है कि नहीं, ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया था और उसके अनुसार यहाँ पर तत्वों को सजाया गया था। अभी तक टोटल अगर मिला दे तो करीब करीब 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितना तत्वों का? 118 तत्वों का खोज हो चुका है, जिसमें जो है एक 118 तत्वों का खोज हुआ है। और इन 118 तत्वों को यहाँ पे सजाया गया है। समझे कि नहीं? 118 तत्वों को इसमें रखा गया है। और इस पूरे पीरियोडिक टेबल को आप देखेंगे तो ध्यान से इसे समझने की कोशिश करने की जरूरत है। समझे कि नहीं? और इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो चलिए हम लोग कुछ बातों को लिखे यहाँ पे और समझने का प्रयास कीजिए, है कि नहीं, और जानने का प्रयास कीजिए। कैसे जानेंगे इसके बारे में आप लोगों को ध्यान दे देना है। देखिए अगर आप देखें तो इस पीरियोडिक टेबल में वर्ग जो है, वर्ग किसको कहा जाता है? ऊपर से जो नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे 1 2 3 4 5, ये सबको हम लोग वर्ग बोलते हैं। ऊपर से नीचे वाले को क्या बोलते हैं? वर्ग। और बाएं से दाएं की तरफ जो जा रहा है ऐसे, इसको बोला जाता है आवर्त। क्या बोला जाता है? आवर्त। समझ में आ रही है बात? तो इसमें करीब करीब आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में कि 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। इसमें वर्गों की संख्या जो है 18 है। समझे कि नहीं? अगर आप 11th क्लास पढ़े होंगे तो 11th क्लास में ही पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा दिया जाता है। हम हल्का सा रिवीजन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको बता सके कि कौन पी ब्लॉक है और पी ब्लॉक में कितने तत्व हैं और किन किन तत्वों का हमको क्लास 12 में अध्ययन करना है। समझ में आ रही बात ना? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, तो इस पीरियोडिक टेबल में आप याद रखेंगे कि वर्ग की संख्या 18 है। कितना वर्ग है? 18।
18 वर्ग कौन कौन से वर्ग हैं? तो देखिए ध्यान से, ये है पहला वर्ग, और पहला वर्ग में आप देखिएगा कौन है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। समझे कि नहीं? हेलिना के रब से फरियाद, समझाए होंगे है ना। जैसे आपको दिमाग में अटाने का है अटा लीजिए, है ना, लेकिन कहने का मतलब है कि इसको आपके दिमाग में ये बात समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। तो ये पहला वर्ग में हो गया। दूसरा वर्ग जो बनाया गया है दिख रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडॉन। इसके बाद देखिएगा तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग है, पांचवां है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां है, 11 है, 12वां वर्ग है। देख लिए। अब इसके बाद देख लीजिए 13वां वर्ग है, अति है क्या है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, पढ़े हुए किए होंगे। तो 13वां वर्ग हो गया। ये देख लीजिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनिक, है ना। इसके बाद आपका लेड है, यहाँ पे अफ्लेरेबियम है कि नहीं। तो यहाँ पे भी तत्व अब भर चुके हैं 118 तत्वों से, समझे कि नहीं। 112, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अभी तक 118 तत्वों की खोज हुई है कि नहीं। उसके बाद आप देख लीजिए ये 14 के बाद 15वां तत्व हो गया। नीचे के जो आप देख रहे हैं तत्व, ये सब माने मानव के द्वारा बनाया गया तत्वों की संख्या है, मिला जुला करके है तो तत्व ही, लेकिन ये मानवों के द्वारा निर्मित किया गया है। किसी में इंगित किया हुआ भी रहेगा, किसी में इंगित किया हुआ नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए ये है 16वां वर्ग, और ये है 17वां वर्ग, और इसको आप देखिएगा तो 18वां वर्ग है, समझे कि नहीं। तो कुल मिला जुला करके आप देखिए, अगर बात कीजिए तो अगर आप बात कीजिएगा तो यहां पे आपको जो है दिखाई देगा 18 वर्ग। कितना वर्ग दिखाई देगा? 18 वर्ग। आवर्तों की संख्या जो है उसकी संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। आप देख लीजिएगा एक आवर्त हो गया ऊपर में, आप देख लीजिए 2 आवर्त है, इसके सामने जितना भी है दूसरा आवर्त में जाएगा, इसके सामने वाला जो भी है सब तीसरा आवर्त में जाएगा। अब देख लीजिए चौथा आवर्त, 5वां आवर्त, 6ठा आवर्त, 7वां आवर्त। और आप देखेंगे इस बात को और ध्यान से, तो आपको यहां देखिए 2 और इधर बनाए गए हैं, जिसका एक का नाम लिखा गया है लैंथेनाइड्स और एक का नाम लिखा गया है एक्टेनाइड्स। तो ये किसके माने तत्व हैं, किस आवर्त के तत्व हैं? अगर हम लोग इसको 7 के बाद 8 और 9 आवर्त पढ़िएगा तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। आप देखिएगा कि 6ठे आवर्त के ही ये सब तत्व है। कैसे? तो आप यहां पे देखिए, जब यहां पे पढ़ते हैं 54, 55, 56, 57, और 57 के बाद आप देख लीजिएगा 58 इसमें नहीं है कि नहीं। 58 से लेकर के, है ना, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जो 15 लिखा हुआ है इसको शामिल नहीं करना है। ये लैंथेनम 57 नंबर पर यही रहेगा, समझे कि नहीं। 57 नंबर का जो लैंथेनम है ये तीसरे वर्ग में ही रहेगा। यहां शुरू होगा 58 से, और 58 से लेकर के जो शुरू होगा वह 71 तक होगा। कहां तक होगा? 71 तक होगा, समझे कि नहीं। और फिर 72 यहां से आ जाएगा, और कुल मिला जुला करके 14 ही तत्व होंगे। कितने होंगे? 14। लैंथेनम में भी 14 तत्व होंगे, है कि नहीं। लैंथेनाइड में भी और एक्टेनाइड्स में भी कितने तत्व होंगे? 14 ही तत्व होंगे। एक्टेनाइड्स यहां 89 नंबर में है, जो 7वां आवर्त में लिखा गया है, समझे कि नहीं। और अगर आप देखेंगे तो 89 यहां तक रहेगा। 89 के बाद 90, 91, 92, 93 ऐसे जाएगा यहां तक 103 तक,
और फिर 104 से यहां पे आ जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 14 ही। इसको लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स क्यों कहते हैं? तो इसको लैंथेनाइड्स एक्टेनाइड्स इसीलिए कहते हैं कि इन सारे 14 तत्वों का जो गुण है वह लैंथेनाइड के समान मिलता जुलता है। समझे कि नहीं? इसी के इर्द गिर्द में इसका जो है ना, गुण रहता है, इसीलिए इस पूरे तत्वों को लैंथेनाइड्स ग्रुप कहा गया। और इसका जो गुण है या लक्षण है वह एक्टेनाइड्स से बिल्कुल मिलता जुलता है, इसीलिए इन सारे के सारे तत्वों को है कि नहीं, एक्टेनाइड्स कहा गया। क्लियर हो गया? अब इस आवर्त सारणी को पहली बात दिमाग में यह बना लीजिए कि इसे तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर इस पीरियोडिक टेबल को नहीं बनाया गया है। समझे कि नहीं? परमाणु क्रमांक के आधार पर नहीं बनाया गया, इसको बनाया गया है किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अहाब-बाब प्रिंसिपल के अनुसार 1s2 2s2 है ना, उसके बाद 2p1, ये सब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, है ना? तो उसके आधार पर इसको बनाया गया है। और अगर हम लोग बात करें तो आप एक चीज को और नोटिस कीजिएगा, किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक माने आप जब देखिएगा कक्षाओं की संख्या, तो कोई परमाणु का कक्षा आप किसी को भी यहां से ले लीजिए, मैक्सिमम कक्षा उसके पास 7 ही होगा, 8 कक्षा किसी के पास नहीं है। किसी तत्व के परमाणु 8 कक्षा का निर्माण नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात? कक्षा बोले तो इस तरह से देखिए ध्यान से, अगर हम लोग कक्षा की बात करें तो आप ध्यान में लगाइए क्या चीज हम बोल रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि बीच में प्रोटॉन होता है किसी भी तत्व का, होता है ना, और उसके बाद जो यहाँ पे आया ये पहली कक्षा हो गया, इसके बाद ये जो आया ये दूसरी कक्षा हो गया, इसके बाद जो आएगा वो तीसरी कक्षा हो जाएगा, इसके बाद जो आएगा वो चौथी कक्षा होगा, इसके बाद जो आएगा वो 5वीं कक्षा होगा, इसके बाद जो आएगा 6ठी कक्षा होगा, इसके बाद जो आएगा वह कितना हो जाएगा? 7वीं कक्षा हो जाएगा। समझे कि नहीं? अभी तक कोई परमाणु का 8 कक्षा नहीं है। ये बात को भी आपको नोट करके रखना है। समझे कि नहीं? इस बात को भी आप लोगों को, सारे बच्चों को नोट कर लेना है। वो वाला बता दीजिए, है कि नहीं? उसको भी आप लोग ध्यान से लगाइए और ध्यान से समझिए। समझे कि नहीं? आप किसी भी तत्व, अरे भैया उस सेकंड वाला उधर से सेकंड, हाँ मेरा वाला बंद नहीं कीजिए, तीसरा नंबर चालू कर दीजिए। समझ में आई बात? अब इस बात को समझ में आ गया, आप किसी भी तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो वह 8वीं कक्षा में प्रवेश नहीं करेगा, मैक्सिमम 7वीं कक्षा में जाएगा। कितना कक्षा में जाएगा? 7वीं कक्षा में जाएगा। 8 कक्षा किसी भी परमाणु का नहीं है। कक्षा पढ़े हैं ना जिसका नाम होता है के एल, है ना, के एल एम एन ओ पी क्यू, इस तरह से। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी कक्षा में 2n² इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसी के अनुसार पर पहली कक्षा में, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 3 × 9 = 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 32, 5वीं में 50, 6ठी में 6 × 6 = 36 दूनी 72, और 7वीं में 7 × 7 = 49 दूनी 98, है कि नहीं? ये आपको दिमाग में बना लेना है। समझे कि नहीं? तो यहां तक की बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? फिर से देख लीजिए। अब हम लोग वहां बार बार यहाँ आएंगे और बार बार वहां जाएंगे, दोनों काम होते रहेंगे आप लोगों के। समझे कि नहीं? यहाँ पे हम लोगों को सीखते चलना है सारा चीज। तो इस बात की जानकारी आपको रखना है। अब देख लीजिए आगे, यहां तक देख लीजिए मैटर को, और इसके बाद सीखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए,
इन पूरे दीर्घा आवर्त सारणी को, इस पूरे दीर्घा आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितना ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में। समझे कि नहीं? एक का नाम है एस, एक का नाम है पी, एक का नाम है डी और एक का नाम है एफ। समझे कि नहीं? आपको ये बात इसमें बताएंगे कि क्यों 4 ही ब्लॉक में बांटा गया है। समझे कि नहीं? और 4 ब्लॉक में बांटने का क्या रीजन है। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए ध्यान से। आपको क्या समझना है वो देख लीजिए। यहां पे इस बात को समझिए ध्यान से। कैसे? तो देखिए, आपका जो पहला वर्ग है, कैवा वर्ग है? पहला वर्ग है। तो पहला जो वर्ग है और दूसरा जो वर्ग है, पहला वर्ग और वर्ग नंबर 2, इन दोनों को कहा गया है एस ब्लॉक। क्या बोला गया है? एस ब्लॉक। ये वाला दोनों वर्ग को कहा गया है आपका एस ब्लॉक। समझ में आ रहा है बात? और ये बात को दिमाग में बहुत अच्छे से अटा लीजिए। जो आपको पढ़ना है 13 से लेकर के 18 तक का तत्व, 13 वर्ग यानी कि पूरा, 14 वर्ग, 15, 16, 17 और 18, इसको बोला जाता है पी वर्ग, पी ब्लॉक। पी वर्ग नहीं, पी ब्लॉक। इसको क्या कब बोला जाता है? पी ब्लॉक। समझ में आ रही है बात? अब यहां पे ध्यान से समझिएगा कि जब इसको पी ब्लॉक कहा जाता है और आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है पी ब्लॉक। क्या नाम है इसका? पी ब्लॉक। तो यानी कि हमको अब इधर नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक अगर 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे तो पी ब्लॉक उसमें भी पढ़ना था 11th क्लास में। और पी ब्लॉक में 2 वर्गों का अध्ययन आपने कर लिया था 11th क्लास में। 2 वर्ग कौन कौन? एक 13 नंबर का तत्व और एक 14 नंबर का तत्व। यानी कि आप लोग बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, है ना, थैलियम, उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, है ना, फ्लोरेबियम, इस सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था किस क्लास में? 11th क्लास में। तो अब ध्यान में रखिए इस बात को कि जो 12 क्लास में हम लोगों को पढ़ना है वह वर्ग पढ़ना है 15 पूरा, उसके बाद पढ़ना है 16 पूरा, 17 पूरा और 18 के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग यहाँ पे अक्रिय गैस कहते हैं। समझे कि नहीं? इस बात को आपको जानकारी प्राप्त करना है। तो याद रखिएगा 12 क्लास की शुरुआत होगी कहां से? नाइट्रोजन से। कहां से शुरुआत होगी? नाइट्रोजन से। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, है कि नहीं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सबों के बारे में ये चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, जो चैप्टर हम शुरू किए हुए हैं। समझ में आ गई बात? अब जो है 3 से लेकर के 12 तक का तत्व, इसको कहा जाता है डी ब्लॉक का तत्व। क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक का तत्व। समझ में आ रहा है तो बोल दिया जाएगा, बोलिएगा। इसको कहा जाता है डी ब्लॉक का तत्व। समझे कि नहीं? और नीचे जो आप देख रहे हैं, नीचे जो देख रहे हैं, इसको कहा जाता है एफ ब्लॉक का तत्व। समझ में आ गई बात? तो ये जो इनऑर्गेनिक में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये अभी हम लोगों को पढ़ना है पी ब्लॉक, और अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है डी और एफ ब्लॉक। तो दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। समझ में आ रही बात? और ये दोनों जब पढ़ लीजिएगा तो आपका इनऑर्गेनिक समाप्त हो जाएगा, तब ऑर्गेनिक चालू होगा। क्लियर हो रहे हैं? अब देख लीजिए, कभी आप लोगों ने सोचा कि इसको एस ब्लॉक का ही तत्व क्यों कहा जाता है? समझे कि नहीं? इसको पी ब्लॉक का ही तत्व क्यों कहा जाता है? इसको डी ब्लॉक का ही तत्व क्यों कहा जाता है? और इसको एफ ब्लॉक का ही तत्व क्यों कहा जाता है? और
कभी आप लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया कि एस ब्लॉक में 2 ही वर्ग क्यों आए? सबसे पहला इस बात को हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए 2-3 बातों को जो दिमाग में आपका अट जाएगा बिना देखे हुए। एस ब्लॉक जो होता है उसमें 2 वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं? 2। ठीक है। पी ब्लॉक में 6 वर्ग आएंगे। गिन लीजिए अंगुली पर, 13, 14, 15, 16, 17, 18। समझ में आ रही है बात? डी ब्लॉक में आपको 10 वर्ग आएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 3, 3, 6, 3, 3, 9, 1, 10। और एफ ब्लॉक में 14 वर्ग आएंगे। एफ ब्लॉक में कितने वर्ग आएंगे? 14। आप गिन लीजिए यहां से 57 के बाद 57 हटा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। समझ में आ रही है बात? तो अभी आप लोगों ने इस बात को कंफर्म कर लिया। आपसे पूछा जाएगा, देखिए जब आप इसको चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपसे बहुत अंदर की बातें पूछी जाएंगी, तो आप कैसे बताइएगा? अगर आप नहीं पढ़िएगा बढ़िया से तो आप नहीं जवाब दे सकते हैं। सुनाई दे रहा है जो बात बोल रहे हैं? तो आप इतना मोटा मोटी को जान लीजिए कि एस ब्लॉक में कितने वर्ग होंगे? 2 वर्ग। कौन कौन? 1 और 2। पी ब्लॉक में आपके 6 वर्ग होंगे, 13 से लेकर के 18 तक। डी ब्लॉक में आपके 10 वर्ग होंगे। क्यों? कहां से कहां तक? तो 3 से लेकर के 12 तक। और एफ ब्लॉक में जो है 6ठे आवर्त का 58 नंबर तत्व से लेकर के 71 नंबर तत्व तक जो 14 की संख्या में है। और एक्टेनाइट्स के ग्रुप आएंगे जो आपको है ना 90 से लेकर के 103 तक आएंगे। कितने तक आएंगे? 103 तक। समझे कि नहीं? और कुल अगर इसको मिला दे तो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट्स मिला करके 28 तत्व होते हैं एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में कितने तत्व होंगे? 28 तत्व। समझ में आ रही बात? तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एफ ब्लॉक में कितने तत्व होंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? 28 तत्व होंगे। कितने तत्व होंगे? 28 तत्व होंगे। आपसे पूछा जा सकता है एस ब्लॉक में कितने तत्व होंगे, तो एस ब्लॉक में आपको 13 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व? 13 तत्व। आप ध्यान से देख पा रहे हैं क्या? कितना तत्व है इस ब्लॉक में? 13। कहां से देख लिए 13 को? तो पहला वर्ग में 7 और दूसरा वर्ग में 6, कुल मिला जुला के कितने तत्व हो जाएंगे? 13। अगर आपसे पूछा जाए बी ब्लॉक में, ऐसे होते हैं 14, चूंकि हीलियम भी एक्स ब्लॉक एस मैंने उसको समझा देंगे, है 13 ही याद रखिएगा, ठीक है ना? अब आपसे पूछा जाएगा कि पी ब्लॉक जो होगा, समझे कि नहीं? तो पी ब्लॉक में कितने तत्व आएंगे? पी जो ब्लॉक है टोटल मिलाकर के आपके कितने ब्लॉक होंगे? तो आपने देखा कि 6 ब्लॉक है इधर, माने 6 वर्ग हैं इसमें, है ना? और नीचे जो है अगर आप देखेंगे तो नीचे भी 6 आ जाएंगे। समझे कि नहीं? 6 अगर ऐसे देखिएगा तो 6 आवर्त है इसमें, एक तो यहाँ पे है, तो आप इसको 6 गुना 6 यानी कि 36, एक हीलियम 37 तत्व आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? अगर आपसे पूछा जाएगा डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में आप देखेंगे ध्यान से तो आप लोगों को नजर आएगा कि 10 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 10। ये कॉमन सेंस लगाना है। डी ब्लॉक में कितने तत्व हैं? 10। तो 10 हो गए आपके। और इधर जो संख्या है वो आपका 4 है आवर्त। डी ब्लॉक में 4 ही आवर्त आता है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 4 आवर्त है। तो 10 गुना 4 = 40। कितना बच्चा को कंफर्म हो गया? समझ में आ गया? तो एस ब्लॉक में कितने तत्व? 13। पी ब्लॉक में कितने तत्व? 37। एफ ब्लॉक में कितने तत्व? 28। और डी ब्लॉक में कितने तत्व? 40। समझ में आ गया बात? तो सबसे ज्यादा किस ब्लॉक में तत्व पाए जाते हैं? बोलिए।
डी ब्लॉक में। दिमाग लगाइए, सबसे ज्यादा किस ब्लॉक में तत्व पाए जाते हैं? डी ब्लॉक। सब क्वेश्चन बन रहा है। सबसे कम तत्व किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? एस ब्लॉक में। समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिए इसमें, अब यहां पे इस बात को समझिए। आप जो है एफ जो ब्लॉक पढ़ते हैं और डी जो ब्लॉक पढ़ते हैं, तो डी ब्लॉक के सारे तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। एस ब्लॉक के तत्वों को सामान्य तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य तत्व। आज तो लगता है कि पूरा क्लास से मेरा यही पर चला जाएगा, है ना। एस ब्लॉक के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य तत्व। अब पी ब्लॉक के तत्वों को भी बोलते हैं सामान्य तत्व ही, जनरल एलिमेंट्स। समझे कि नहीं? सामान्य तत्व। लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों संक्रमण तत्व कहते हैं? तो चूंकि इसका कुछ गुण, चूंकि देखिए आप डी ब्लॉक को ध्यान से समझिए। आप किसको समझिए? डी ब्लॉक को ध्यान से अगर आप समझेंगे, एस ब्लॉक तो आप लोगों ने ही देख लिया और पी ब्लॉक को भी आप लोगों ने ध्यान से देख लिया, तो आप ध्यान से समझिएगा। डी ब्लॉक को देखिएगा तो यह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। तो इसका कुछ गुण एस ब्लॉक की भी तरह होता है डी वाला का, और कुछ गुण पी ब्लॉक के तरफ का भी होता है। जो इधर साइड का है उसका कुछ कुछ गुण एस ब्लॉक से मिलते जाता है और इधर वाले कुछ तत्वों का बी ब्लॉक से मिलते जाता है। तो भैया ये संक्रमित हो गया एस और पी से। यह एस और पी से क्या हो रहा है? संक्रमित हो रहा है ना। इसको दोनों मिलकर के इसको चाप दिया है और संक्रमित कर रहा है, इसलिए इसको बताया जाता है संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं इसको? संक्रमण तत्व। समझ में आ रही है बात ना? और जो एफ ब्लॉक का तत्व जिसको यहां पे हम लोगों ने देखा, ये जो एफ ब्लॉक देख रहे हैं, है ना, इस एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं इन लोगों को कहा जाता है ना, चूंकि ये अंदर में है। आप देखिएगा ये जो तत्व हैं ये ऐसा नहीं है कि अलग से जन्म लेकर के आए हैं। आप देखिएगा तो छठे आवर्त का ही ये सब तत्व हैं, छठे आवर्त का ही तत्व है। लेकिन हुआ है क्या चीज कि छठा आवर्त यहां तक जाने के बाद इसके गुण थोड़ा सा अंतर होने की वजह से इनको अलग कर दिया गया है, इन 14 को। समझे कि नहीं? तो भैया जब ये सब जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, ये सब जो डी ब्लॉक के तत्व हैं संक्रमण तत्व हैं, अगर रेगुलर इसको लिखते जाते परमाणु क्रमांक के आधार पर, अगर इसको हम लोग लिखते तो हम लोगों को ये तो 57 के बाद 58 आना चाहिए था, है ना। लेकिन आ गया यहाँ पे क्या चीज, है ना, 72। क्या आ गया? 72। तो चूंकि इनका जो गुण है इससे थोड़ा सा अलग हो जाने की वजह से इसको अलग कर दिया गया है। लेकिन है तो छठे ही आवर्त का ना, है तो 7वें ही आवर्त का ना। समझ में आ रही है बात ना? तो है तो 7 ही आवर्त का। तो इसको चूंकि ये अंदर की बात है तो इसको बोला, डी को जब आप बोल रहे हैं संक्रमण तत्व तो इसको बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व। या इसी को देखिए, ये तत्व जो है बड़ी दुर्लभ तत्व है। ये जो लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स क्या है, बहुत दुर्लभ तत्व है। और दुर्लभ तत्व की अगर बात करें तो ये 9 के बराबर मिलने वाले तत्व हैं। समझे कि नहीं? ये 9 के बराबर मिलने वाले तत्व हैं और ये सब के सब मृदा में पाए जाने वाले तत्व हैं। इसीलिए इनका एक और नाम है एफ ब्लॉक को, जिसको हम लोग कहते हैं दुर्लभ मृदा तत्व। क्या बोलते हैं? दुर्लभ मृदा तत्व। समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं सो? अब चलिए आगे। क्यों इसको एस ब्लॉक में यही 2 वर्ग आया? तो देखिए एस और पी और डी और एफ है क्या चीज? तो आप 11th क्लास में, 10 क्लास में भी, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि एस पहले कक्षा का नाम हो गया KLMNOPQ, है ना। 7 ऑर्बिट होते हैं, 7 कक्षा ही होते हैं। अब 7 कक्षा है इसलिए आप देखिए 7वां आवर्त इसका बना है। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है तो बोलिएगा।
अब बहुत सारा चीज आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्या हम बोल रहे हैं और क्या पहले जानते थे और अब क्या जान रहे हैं, ठीक है ना। अब सातवीं कक्षा क्यों है, 8वीं कक्षा क्यों नहीं हुआ, तो आप समझ में आ गया होगा। अब किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लीजिए, 7वां कक्षा से ज्यादा नहीं जाएगा, है ना। अब स्थिति को समझिए ध्यान से। 8वीं कक्षा में कहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाए हैं हम कि इसका तत्व 8वीं कक्षा में कूद के चला गया हो, नहीं। 7वीं कक्षा तक आपको लास्ट बताए होंगे हम, समझे कि नहीं। और प्रत्येक कक्षा में उप कक्षा बनाया गया, प्रत्येक कक्षा में कितना क्या बनाया गया, उप कक्षा। तो ध्यान से समझिए, प्रत्येक कक्षा में जो उप कक्षा बनाया गया उसका नाम क्या रखा गया, एस, पी, डी, एफ। और याद रखिए एस मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को रखता है, तो 2। समझ में आ रही है बात। एस मैक्सिमम कितने का, एस जो है से कितने इलेक्ट्रॉन को रखता है, 2। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए आप, अब जब 2 गो के रखता है तो इसका वर्ग कै गो बना, 2 गो। समझ में आ रही है बात, इसका वर्ग कै गो बना, 2 गो। अब यहां पे ध्यान से समझिए, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, पहला वर्ग का जितना भी तत्व होगा सातों, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, समझे कि नहीं, तो उसका आपको जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा सबका NS1 आएगा अंतिम ऑर्बिट में। अंतिम ऑर्बिट में क्या आ जाएगा, NS1। N क्या है, तो N हो जाएगा कक्षाओं की संख्या, N क्या हो जाएगा, कक्षाओं की संख्या। S क्या हो जाएगा, उप कक्षा। जैसे पहली कक्षा का S उप कक्षा, दूसरी कक्षा का S यानी कि दूसरी कक्षा का उप कक्षा। और वर्ग 1 में जितने भी तत्व आएंगे जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, तो अगर एक पहला आवर्त में है तो इसका लिखा जाएगा अंतिम में 1s1, इसका लिखा जाएगा 2s1, इसका लिखा जाएगा 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1 करके देख लीजिए अगर हम गलत बोल रहे हैं तो, समझे कि नहीं। जैसे आप ले लीजिए एक सोडियम का ले लीजिए, बहुत छोटा, ठीक है ना, इसी से आप समझ जाइएगा। तो अगर आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे मेरे भ्राता, तो Na का है कितना, 11 नंबर पर है। तो 11 नंबर पर है तो इसका पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। यानी कि अगर अफबाव प्रिंसिपल से अगर इसको तोड़िएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तो कैसे लिखिएगा, 1s1 है ना, 2s2 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, 1s2, फिर 2s2 और 2p2। यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 का मतलब क्या हो गया, कक्षा, एस का मतलब हो गया उप कक्षा, पहली कक्षा को 2 कक्षा, और फिर अब दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे Na जो लिखे हैं तो Na 11 है, तो बीच में तो माने ये आ जाएगा प्लस का चिन्ह, यानी कि प्रोटॉन है यहाँ पे। पहली कक्षा ये हो गया, दूसरी कक्षा ये और तीसरी कक्षा ये। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा, 2, और दूसरी कक्षा में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा, 8। तो यानी कि देखिए दूसरी कक्षा, 2 का मतलब हो गया दूसरी कक्षा, और दूसरी कक्षा में कितना उप कक्षा होता है, 2, एक होता है एस का, एक होता है पी का। तो एस अपने पास इलेक्ट्रॉन रखता है 2 मैक्सिमम, और पी अपने पास इलेक्ट्रॉन रखता है 6। तो इसको 6 कर दीजिएगा तो 6 और 2 8 हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन है इसका 11 इलेक्ट्रॉन, हमारा अभी तक हो गया 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो निश्चित है कि तीसरी कक्षा में जाएगा, तो तीसरी कक्षा में जाएगा तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उप कक्षा में जाएगा, तो इसको बोलेंगे तीसरी कक्षा के उप कक्षा में और 1 में आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप किए तो 3s1 हम पहले ही बोले थे कि नहीं बोले थे। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 4s1 ये हो जाएगा 5s1 अंतिम में। बाहरी कक्षा में जिसको सबसे अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा जो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको, कोर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है बात। अब देख लीजिए 2 वर्ग क्यों बनाया गया एस के लिए, 2 ही वर्ग क्यों बना, तो चूंकि देखिए
पहला वर्ग टोटल का टोटल है ना NS1 होगा, और दूसरा जितना भी होगा वह NS2 होगा। कितना हो जाएगा? NS2। अब जैसे देखिए यहां पे आप बेरिलियम को ले लीजिए, तो बेरिलियम को ले लीजिएगा, तो यहाँ पे है दूसरा आवर्त यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 2, आई चला जाएगा एस में, चूंकि एस ब्लॉक का है। एस ब्लॉक इसीलिए ही कहा गया है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वह एस उपकक्षा में ही जाने की वजह से पी वर्ग पी ब्लॉक इसीलिए बना क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पी में ही जाएगा। डी इसीलिए बना कि इसका इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में ही जाएगा। समझे कि नहीं? जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वह डी ब्लॉक में जाएगा। इसलिए तो बार बार बोल रहे हैं कि दीर्घा आवर्त सारणी जो है, दीर्घाकार आवर्त सारणी जो है या प्रावर्धित आवर्त सारणी जो है वह बनाया गया है किसके आधार पर? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो इसका देख लीजिए, इसका अंतिम में आ जाएगा 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2 करके देख लीजिए। समझे कि नहीं? इस बात तो समझ में आ ही गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? आप अगर हम बेरिलियम को ही ले लेते हैं तो बेरिलियम का है कितना? 4। तो पहली कक्षा में 1s2 पूरा हो गया और दूसरी कक्षा में 2s2, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो हमने क्या कहा था? 2s2। तो कोई पूछे अगर आपसे कि एस ब्लॉक में 2 ही वर्ग क्यों है, तो आप बताइएगा क्योंकि एस जो है मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन को रखता है कि नहीं? इसलिए इसकी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका कितना वर्ग होगा? 2 वर्ग होगा। समझ में आ गई बात? अब चलिए जरा सा अब देख लीजिए ध्यान से, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। एक चीज और हम समझा देते हैं। अब पी ब्लॉक को जरा सा ध्यान से देख लीजिए। पी ब्लॉक, पी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को रखेगा? 6। कितने इलेक्ट्रॉन को रखता है? 6। आप देखिए इसका 6 ही वर्ग होगा। 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग, 6 वर्ग। यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जब आप इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए ये हो गया पी ब्लॉक का पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठा। इसका तो अभी छोड़ दीजिए, अभी है कि नहीं? 6 वर्ग हो गया कि नहीं हो गया? अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो प्रत्येक का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो इसके अंतिम कक्षा में पी इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन जाएगा? पी में जाएगा, पी ब्लॉक में जाएगा। कैसे जाएगा देखिए। अब यहां पे आप 5वां को ध्यान से देखिएगा, तो यहां चूंकि पी का ही पहला है तो जब भी इसका होगा तब P1 होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या P1। कितना P1 होगा? तो देखिए इसके जगह पर लिखा हुआ है 2, तो इसका इसके अंतिम में आएगा 2P1, इसका आएगा 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6। आ गया समझ में? अगर हम इसकी बात कर ले 13 नंबर का, तो किसके सामने लिखा हुआ है? तीसरा के सामने। तो 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5, 3P6। आ रहा है समझ में? यहाँ 4 नंबर पर देखिए, गैलियम का जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तब 4P1, 4P2, 4P3, 4P4, 4P5, 4P6। इसी प्रकार से यहां आइएगा छठा में 6P1, 6P2, 6P3, 6P4, 6P5, 6P6। समझ में आ रही बात? आप करके देखिए। ये जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 6 नंबर क्या है? वर्ग का ये है कि हम कितना वर्ग में भेज रहे हैं। SPDF क्या है? उपकोष का नाम है। समझे कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 जो है ये नाम है कोष का, जिसको KLMNO कहे। समझे कि नहीं? और उपकोष को हम लोग बोलते हैं SPD और F। ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देख लीजिए डी ब्लॉक में डी मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन को रखेगा? 10। कितना इलेक्ट्रॉन को रखेगा? 10। तो देखिए इसका कितना वर्ग बनाया गया है? 10। कितना वर्ग बनाया गया है? 10। समझे कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझे कि नहीं? 10 वर्ग हैं। और F मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं बाहरी कक्षा में?
14। F कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 14। तो देखिए इसका 14 को वर्ग बनाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आ गया समझ में? तो वर्ग की संख्या इसके लिए 2 क्यों है, 6 क्यों है, इसमें 10 वर्ग क्यों आते हैं और 14 वर्ग इसमें क्यों आते हैं, समझ में आ गया होगा। ये तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई समझ में? चलिए, इतनी बातों को आप लोगों ने समझ लिया, तो और कुछ बातों को समझ लीजिए। कैसे समझ लीजिएगा? ध्यान लगाइए। देखिए यहां पे एक चीज और समझिए। देखिए सबसे बड़ी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। क्या समझिएगा? ध्यान से देखिए। आप बीच में प्रोटॉन होगा, ऐसे ऐसे कक्षा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो जो सबसे बाहरी कक्षा है ना, उसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एन से। किससे सूचित करते हैं? एन से। समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं? इसको एकदम दिमाग में हटा लीजिएगा। सबसे जो बाहरी कक्षा है, आउटर मोस्ट पार्ट जो है कि नहीं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं? एन। समझे कि नहीं? क्या बोलते हैं? एन। उसके ठीक जो अंदर है, तो ई भी अंतिम है, लेकिन कैसा अंतिम है? सेकेंड लास्ट अंतिम है। क्या है? सेकेंड लास्ट अंतिम है। तो इसको बोलेंगे हम लोग n-1। अगर हम n लिख रहे हैं कहीं भी, तो आप दिमाग लगा लीजिएगा कि अंतिम कक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। n का मतलब किसकी चर्चा कर रहे हैं? अंतिम कक्षा की। इसका यूज होने वाला है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। समझेंगे नहीं? तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि n का मतलब है कि एकदम लास्ट ऑर्बिट। n बोले तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये क्या है मेरे भाई? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आप एकदम एक लाइन में बोलिएगा, अंतिम कक्षा है n। क्लियर हो गया? लेकिन जैसे ही बोलते हैं n-1, तो ये हो गया सेकेंड लास्ट ऑर्बिट। क्या हो जाएगा? सेकेंड लास्ट ऑर्बिट। यानी कि सेकेंड लास्ट के मतलब है कि अंतिम से एक पहले, अंतिम से एक पहले वाले की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और n-2 अगर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? n-2, तो अंतिम वाला से 2 पहले, अंतिम से 2 पहले, इसको बोलते हैं थर्ड, है ना, लास्ट ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? थर्ड लास्ट ऑर्बिट। थर्ड लास्ट ऑर्बिट। क्लियर हो गया? तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। समझ में आ रही है बात? इसको क्या बोलते हैं? थर्ड लास्ट ऑर्बिट। अब इसका हम यूज करने वाले हैं, इसीलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं। समझे कि नहीं? तो कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हम लोगों को ध्यान से देखना है। कोई दिक्कत? सबसे पहले आप लोगों को कुछ जो बातें बताए हैं उसको आप लोग ध्यान से समझिए। ये जो हम लोग पी ब्लॉक तत्व पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं? पी ब्लॉक तत्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? पी ब्लॉक तत्व पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को जानकारी ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिए थे कि यह जो सारणी बनाई गई है, इस सारणी को क्या बोलते हैं? दीर्घाकार आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं इसको? दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी बोलिए, या इसी को बोला जाता है परावर्धित आवर्त सारणी। क्या बोला जाता है? परावर्धित आवर्त सारणी। परावर्धित आवर्त सारणी। समझ में आ रही है बात? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको बनाया किसने? रैंग या रॉग कहीं लिखा हुआ रहेगा। रैंग नामक वैज्ञानिक था। उसके बाद बर्नर और बरी, याद रखिएगा, बर्नर और बरी, ये तीनों के सहयोग से मिल करके बनाया जाने वाला ये क्या है? पीरियोडिक टेबल है। समझे कि नहीं? यह जो बनाया गया था, इसका आधार क्या था, है ना? यह जो आवर्त सारणी जो बनाया गया, उसका आवर्त परमाणु क्रमांक संख्या या परमाणु भार नहीं है इसका, बल्कि है आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझे कि नहीं?
तो इस बात को लिखेंगे कि यह बनाया गया था किस आधार पर, तो यह बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। समझे कि नहीं? जिसको कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं अंग्रेजी में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, विन्यास के आधार पर। इन तमाम बातों को आपको जानकारी रखना है, समझे कि नहीं, ताकि आप गड़बड़ सरबड़ नहीं कर सके। समझे कि नहीं? अब आपसे इसमें इस बात को एकदम बढ़िया से जानना है कि इसमें क्या कोई दिक्कत है, इसमें वर्ग की संख्या कितना है? 18। वर्ग की संख्या कितना होगा? 18। ये सब तो कॉमन बातें हैं। आवर्त की संख्या कितना है भैया? आवर्त की संख्या कितना है? 7। ये सब बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये बात को भी हम जब बताते हैं कि आवर्त सारणी में रखे तत्व परमाणु क्रमांक के आधार पर नहीं है ना, परमाणु क्रमांक के आधार पर नहीं है। इसको भी हम नोट करवा देते हैं कि आवर्त सारणी में, है ना, आवर्त सारणी में रखे तत्व परमाणु संख्या के आधार पर नहीं है, बल्कि किस आधार पर है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। समझ में आ रही है बात? एक चीज और समझ में ले लीजिए, अभी तक कोई परमाणु का 8 कक्षा नहीं है। अभी तक कोई परमाणु का 8 कक्षा नहीं है। समझे कि नहीं? 8 कक्षा नहीं है। समझे कि नहीं? और इस बात को भी हम यहाँ के बाद नोट कर देते हैं, यहाँ पे धनावेशित कण होंगे प्रोटॉन जिसको बोलते हैं, है कि नहीं? और पहली कक्षा, इस तरह से जो कक्षाएं हम लोग बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन विचरण करते रहते हैं। क्या कौन विचरण करते हैं? इलेक्ट्रॉन। समझे कि नहीं? वृत्तीय कक्ष में वितरण करते हैं और इनका स्पीड बहुत होता है। इनका स्पीड क्या होता है? बहुत होता है। इसलिए तो ये पारदर्शी हो जाते हैं, इस साइड से उस साइड में दिखाई देता है। जैसे आप पंखा को देखिए ना, बहुत कम स्पीड में है, इसका स्पीड बहुत कम है। अगर पंखा आप देख लीजिएगा बंद करके, तो बहुत सारा चीज जहाँ पे डायना लगा हुआ रहेगा तो इसके ऊपर का चीज नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब पंखा स्पीड में नाचते रहेगा तो हम लोग सब चीज देख सकते हैं। समझे कि नहीं? तो होता, लेकिन आप देखिए तो इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के टकराते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहरी इलेक्ट्रॉन आकर के क्या हो जाते हैं? टकराते हैं। समझे कि नहीं? जब इसमें कोई चीज फेंकिएगा तो भले ऊपर से ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन निश्चित है कि कहीं ना कहीं टकरा जाएगा, ये पार नहीं कर पाएगा। पारदर्शी होते हुए भी इसमें पार नहीं करेगा। इतना स्पीड है कि कहीं ना कहीं टकराएगा। समझे कि नहीं? और टकराने पर क्या, तो इसका स्पीड बढ़ेगा, नहीं तो फिर क्या स्पीड इसका घटेगा। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा। तो ये सब जो है बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एन। ई वाला को किस नाम से जानेंगे? n-1। इसको किसके बोलेंगे? n-2। यानी कि ये हो गया लास्ट। ये क्या हो जाएगा? लास्ट। इसको बोलेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्या बोलेंगे? लास्ट। ये लास्ट वाला है। और इसको क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसको बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड लास्ट। समझ में आ रहा है ना बात? और ये क्या हो जाएगा? थर्ड लास्ट। ये तो समझ में आ रहा होगा बात। अब यहाँ पे देखिए कुछ बातों को समझिए। इस आवर्त सारणी में प्रत्येक पूरे दीर्घावर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में। कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4। इसको बांटा गया है 4 ब्लॉक में। एस पी डी एफ। किसमें किसमें बांटा गया है? एस पी डी एफ, यानी कि 4 ब्लॉक। कितना ब्लॉक? 4 ब्लॉक में। क्लियर हो गया? अब हम लोग देखेंगे ध्यान से। क्या देखेंगे? देखते चलिए। अब इसको और ध्यान से समझिए। कैसे समझेंगे इसको? इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे?
इसको देखने के लिए बड़ा काला काला टाइप के नजर आ रहा है, और ठीक कर ले क्या इसको। चलिए अब ठीक है। देखिए 4 ब्लॉक हैं जिसको क्या बोले हम लोगों ने, एस पी डी एफ। अब सबसे पहले एस ब्लॉक के बारे में देख लेंगे। किस ब्लॉक के बारे में? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के बारे में देख लीजिए। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा खत्म हो गया जी। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा है कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो इसमें जाएगा या तो अंतिम कक्षा होगा NS1 या 2, समझे कि नहीं? समझ में आ रही है बात? अगर आप पी ब्लॉक को देखिएगा, पी ब्लॉक को देखिएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कीजिएगा उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, है ना, NP1 से लेकर के 6 तक। कितना तक? NP, है ना, 1 से लेकर के कितना तक जाएगा? 6 तक। किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6। अगर आप डी ब्लॉक का चर्चा कीजिएगा, किसका चर्चा कीजिएगा? डी ब्लॉक। देखिए डी ब्लॉक का जो तत्व होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सेकंड लास्ट में जाएगा। किस में जाएगा? सेकंड लास्ट में, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन तभी रह सकता है डी ब्लॉक में जबकि इसके बाद वाला भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो, समझे कि नहीं? इसके बाद वाला भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि इसका सीधा हो जाएगा N-1 इंटू डी में जाएगा, यानी कि N का मतलब अंतिम कक्षा से एक पहले वाला, समझे कि नहीं? अब इसको भी हम करके दिखा दे रहे हैं। इसके बाद जो एफ ब्लॉक होगा, तो एफ ब्लॉक में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे तो इसका जाएगा N-2 इंटू एफ ब्लॉक में, समझे कि नहीं? कहाँ जाएगा? N-2 इंटू एफ ब्लॉक में। उनको बोलिए कि 5 मिनट रुकने के लिए, ठीक है ना? N-1 इंटू एफ ब्लॉक में। क्या बोले? ठीक, N-2 इंटू एफ में जाएगा, समझे कि नहीं? अब जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस बात को अगर समझ लिए होंगे तो जरा पीरियोडिक टेबल को देखिए फिर से एक बार, है कि नहीं? पीरियोडिक टेबल को फिर से देखिए, क्या देखेंगे इसमें? देखिए यहाँ पे अगर हम डी वाले ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, किसका करेंगे? डी ब्लॉक का, तो ध्यान से समझिएगा क्या होगा इसमें। तो देखिए ध्यान से, अगर ये तो डी ब्लॉक का तत्व है, यहाँ पे है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो क्या लिखा जाएगा? तो डी वाला जितना भी ब्लॉक होगा तो ये है कितना नंबर पर? 4। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको लिखेंगे जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यहाँ आया, तो इसको मत बोलिएगा 4D1, नहीं होगा ये 4D1, ये होगा आपका 4 में है, चौथा आवर्त में है, एससी है, चौथा आवर्त में है ना, तो चौथा आवर्त के सामने जब एससी है तो इसका लिखा जाएगा क्या चीज? आपको हम बता दे रहे हैं कि 4 में से 1 गया 3, N-1 है, तो इसको लिखा जाएगा 3D1, 3D2, 3D3, 5 के सामने तो 3D5 बोलिएगा, यहां से 1 शुरू है तो 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, सबके माथे 7, 8, 9, 3D10 आ गया। इसका जैसे देखिए 5वां आवर्त के सामने है तो इसको 5D1 नहीं बोलेंगे, 5 में से 1 गया 4, समझ में आया? N-1 बताए ना अभी, तो इसका हो जाएगा 4D1 में, आप करके देख लीजिए, इसका आएगा 4D1, इसका आएगा 4D2, 4D3, 4D4, 4D5, 4D6, 4D7, 4D8, 4D9, 4D10। आप इसी प्रकार से यहाँ पे आइए 7 में, तो 7 में से 1 गया 6, तो 6D1, 6D2, 6D, आ रहा समझ में? अब क्लियर हो रहा है? अब ध्यान से समझिए, जब ऐसा आएगा और जब एफ वाले का कीजिएगा, किसका कीजिएगा? एफ वाले का,
तो एफ वाला में तो और n-2 में आ जाएगा, यानी कि देखिए यहां ध्यान से समझिएगा, एफ की शुरुआत कहां से हुई है, तो एफ छठा आवर्त का है। ये आपको देखिएगा लेंथेनाइट जो ग्रुप है छठा आवर्त का तत्व है, 57 तक तो लेंथेनम है, इसके बाद 58 से गायब हो गया है। तो जब आप 58 का कीजिएगा, यानी कि आप सीरियम का कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ से तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो सीरियम का देखिए कैसे लिखाएगा सर। अब यहाँ है 21वां आवर्त का है, छठा आवर्त का, तो 6 में से 2 गया 4, तो इसको लिखेंगे 4f1 4f2 4f3 4f4 4f5 4f6 4f7 4f है ना 8 4f9 4f10 4f11 4f12 4f13 4f14 आ रहा है समझ में। अब इसका कैसे लिखेंगे, तो ये तो 7वें आवर्त का है, ये क्यावां आवर्त का है, 7वां आवर्त का। कहां से है, तो 89 से है। कहां से है, 89 से। 89 में तो एक्टिनियम है, ये है, समझे कि नहीं। 90 से देख लीजिए, तो 90 से आप लिखेंगे, तो 90 से लिखेंगे यानी कि 90 में है थोरियम, 90 में क्या है, थोरियम है। उसके बाद प्रोटेक्टिनियम है, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमरेशियम है, यूरियम है। समझ में आ रही है कि नहीं बात है। यूरियम है, बर्केलियम है, कैलिफोर्नियम है, आइंस्टेंटेनियम है, पेरियम है ना, मेंडलिबियम है, नोबेलिबियम है, उसके बाद लॉरेंसिनियम है। तो इस तरह का जो तत्व है, तो इसमें क्या होगा, तो अब देख लीजिए, ये तो है 7वें आवर्त का है जो टूट करके यहाँ पे आया हुआ है। इसका गुण इसकी वजह नहीं मिलने की वजह से इसको नीचे रख दिया गया है कि नहीं। अब लेकिन इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, तो देखिए यहां से, यहाँ 7वें आवर्त का था, 7 में से 2 गया 5, तो 5f1 5f2 5f3 5f4 आ रहा है समझ में। इसी प्रकार से 5f14 तक चला जाएगा। क्लियर हो गया। अब समझ में आ रही है बात है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो यहां तक की बात अगर आप समझ गए होंगे, तब इसी चीज को वहां पे हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं, तो देखिए ध्यान से, यहां एस ब्लॉक का ऐसा कीजिएगा। अब देख लीजिए, अब इसमें जो अपूर्णता आएगी वह केवल अंतिम जो होगा अपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल एन जो है इसमें क्या रहेगा, अपूर्ण। केवल एन क्या रहेगा, अपूर्ण। समझे कि नहीं। चूंकि प्रत्येक तत्व चाहता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, प्रत्येक तत्व क्या चाहता है, अष्टक पूरा करना। अष्टक पूरा करने के लिए वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी करता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है। समझे कि नहीं। जिसके भी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, वह अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। समझे कि नहीं। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और जिसके बाह्यतम कक्षा में पूर्णतः परिपूर्ण हो जाएगा, तो वह अक्रिय गैस की श्रेणी में आ जाएगा, जो 18 वर्ग नंबर में है। उसको भी पढ़ना है इस क्लास में, समझे कि नहीं। उसको भी हम पढ़ाएंगे बढ़िया से, पहले इसको समझिए। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य तत्व कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको सामान्य तत्व कहते हैं। ये क्या है, सामान्य तत्व है। समझ में आ रही है बात की नहीं। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो NS1 या 2 में जाएगा। समझे कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर कहां जाएगा, NS1 होगा या NS2 होगा। समझ में आ रही बात। अब ध्यान से समझिए। अब इसको देखिए P वाले का, इसमें भी चूंकि लास्ट में जा रहा था, केवल जो है N का मतलब अंतिम ऑर्बिट समझ लीजिएगा। N का मतलब अंतिम ऑर्बिट, N माइनस केवल N क्या होगा, अपूर्ण होगा। केवल N क्या होगा, अपूर्ण। इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, सामान्य तत्व। इसको क्या कहेंगे, सामान्य तत्व। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करेंगे तो NP1 से लेकर के NP6 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, NP6 तक जाएगा। अब देख लीजिए डी ब्लॉक को। अब किसको देख लीजिएगा, डी ब्लॉक का। N-1 D है,
तो यानी कि अंतिम कक्षा तो अपूर्ण ही रहेगा और ये भी अपूर्ण ही रहेगा, समझे कि नहीं। तो इसमें 2 कक्षाएं अपूर्ण हो जाएंगी, 2 कक्षाएं क्या रहेंगी, अपूर्ण। कौन कौन 2 कक्षा अपूर्ण रहेगा, तो देख लीजिए। ये जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, ये जो आप लोग देखिएगा ध्यान से कि इसमें जो है से n-1 इंटू डी और वह n देखिए यहाँ पे n-1 ये वाला हो गया सेकेंड लास्ट, और उसके बाद n, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, अपूर्ण। इसमें कितनी कक्षाएं अपूर्ण है, 2 कक्षा। एक तो है अंतिम कक्षा भी अपूर्ण रहेगा और सेकेंड लास्ट भी अपूर्ण रहेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं संक्रमण तत्व। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। समझ में आ रही है बात है। और जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, n-1 इंटू डी में जाएगा, 1 से लेकर के कहां तक, 10 तक। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है, तो यहां तक जाएगा इसको। और साथ ही अंतिम कक्षा में जो होगा, क्योंकि अंतिम कक्षा में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रहेगा, पहले ही कक्षा में डी आ जाएगा, समझे कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लीजिएगा। तो अंतिम कक्षा में है n, और n का जाएगा तो s में जाएगा। तो s में तो या तो 1 में रहेगा या तो 2 में रहेगा, समझे कि नहीं। स्थिति बस आपको पढ़ाए हैं ना कि 9, जब d के पास 9 इलेक्ट्रॉन रहता है तो सीधे इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है ना। आई हो जाता है ns1, आई हो जाता है nd10, पढ़ाए हैं ना। तो इसीलिए लिखे कि ns1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए एफ ब्लॉक का। तो एफ ब्लॉक जो है इसमें 3 कक्षाएं अपूर्ण होंगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर थर्ड लास्ट में आपका क्या हो जाता है, n-2 एफ ब्लॉक में आ जाता है। क्योंकि एफ ब्लॉक का शुरुआते होता है जाकर के 6ठा आवर्त में, समझे कि नहीं। तो इसलिए एफ में चला जाएगा। और इसके बाद कौन कौन सी कक्षाएं अपूर्ण हो जाएंगी, तो एक ठो n वाला भी कक्षा अपूर्ण होगा और n-1 भी अपूर्ण होगा, यानी कि 1, 2, 3 तीनों कक्षा इसका क्या हो जाएगा, अपूर्ण। तो तीनों कक्षा जब इसका अपूर्ण होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या बोलेंगे, आंतरिक संक्रमण तत्व। आ गया समझ में। इसको आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, या इसी को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। समझ में आ गई बात है। इसको क्या बोलते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा मेरे भाई, तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा n-2 के एफ में 101 से लेकर के कहां तक, 14 तक। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, इसके बाद वाली जो कक्षा होगी उसमें भी इलेक्ट्रॉन रहेगा n-1 से लेकर के d तक में, आई 0 से लेकर के 10 में हो जाएगा, 0 भी हो सकता है, समझे कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम दिखाएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। और निश्चित तरीके से इसमें जो अगला जो लास्ट वाला रहेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा। जो कूद फान होगा वो डी से होगा, इसके बगलवे वाला से ना कूद फान करेगा। अंतिम कक्षा में तो एकदम S2 भर जाएगा, और अब इसमें जरूरत पड़ेगा एफ के पास 14 इलेक्ट्रॉन और 13 वाला में आएगा तो कूदेगा इलेक्ट्रॉन इसमें से, समझे कि नहीं। इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कूदेगा, और 14 ही अपना पहले पूरा करेगा किसी भी स्थिति में, समझे कि नहीं। तो इसमें ज्यादा कूद फान हो रहा है, इसलिए इसको आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। समझ में आ रही है बात है। अब तो इस बात को भी हम समझा दिए कि एस के पास 2 वर्ग क्यों है, पी के पास 6 वर्ग क्यों है, डी के पास 10 वर्ग क्यों है, और एफ के पास 14 वर्ग क्यों है। समझा दिए कि नहीं समझा दिए। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, क्वेश्चन आप घर से बना करके लाइएगा, है ना। हम क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ दिया कि एस के पास 2 घर, माने 2 गो घर है, वर्ग है, समूह है, 1 और 2 समूह है ना, है कि नहीं। अब यहाँ पे भी हम इंगित कर दे रहे हैं, एस जो ब्लॉक है इसके पास वर्ग होगा 2 ठो। कौन कौन वर्ग होगा, 1 और 2। पी के पास वर्ग है 6 गो, 13 से लेकर के 18 तक। डी के पास है 10 गो,
3 से लेकर के 12 तक। एफ ब्लॉक के पास है कि नहीं, एफ ब्लॉक के पास 14 गो घर है। कितना घर है? 14 गो, है ना। तो ये किस वर्ग से आएंगे? तो आप देखिएगा दूसरा के बाद तीसरके से ही टूट जाते हैं, है ना। वह कहां से टूट जाता है? तीसरका से ही टूट जाते हैं। तो 3 वर्ग के 14 समझे कि नहीं? 3 वर्ग के 14 तत्व है उसमें, समझे कि नहीं। तो तीसरा एफ ब्लॉक में कहां के हैं? तीसरा वर्ग से ही है। जैसे देखिए आप ये ध्यान से देखिए ध्यान से, वर्गवा की अगर चर्चा करेंगे, आवर्त का इसमें नाम नहीं लेंगे। देखिए तीसरा के बाद लैंथनम है, चौथा वर्ग में तो आपका 72 है, ये है, समझ में आ रही है ना बात है। 5 इसके बाद तो 104 आइए जा रहा है, लेकिन ये जो गायब हुआ कहां से कहां तक? 58 से 71 तक, तो वो किस वर्ग में आ रहा है? तीसरा वर्ग में आ रहा है, समझ में आ रही है बात ना। तो तीसरा वर्ग का और किसका? चौथा वर्ग का, यही ना टूट के भागा है उसमें। तो 3 वर्ग के 14 और 4 वर्ग के 14, समझे कि नहीं। तो एफ ब्लॉक में वही आ जाएंगे, एफ ब्लॉक में वही आ जाएंगे, समझ में आ रही है बात है। तो आपको समझ में आ गया, इसको समझ में आ रही है बात ना। तो ये सब आप लोगों ने बढ़िया से इसको कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन, क्या बोलिए, कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए, बोलिए नहीं रही है। तीसरा वर्ग में है 7वां आवर्त का और छठा वर्ग का, चौथा वर्ग का नहीं, तीसरा का, और माने तीसरा के केवा आवर्त में आएगा, छठा और 7वां आवर्त, माने तीसरे वर्ग का टूटा हुआ है, लिख देते हैं। बल्कि ए ब्लॉक में किसका? तीसरा वर्ग में 14 आया समझ में। अब तीसरे वर्ग में, लेकिन एक ठो हो गया छठा आवर्त से और एक हो गया 7वां आवर्त का, समझ में आ गई बात है। इसलिए वर्गवा 3 रखे हैं और 14 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि एस के पास 2 घर, 2 वर्ग, पी के पास कितना? पी ब्लॉक के पास कितना? 6, डी के पास कितना? 10 और एफ के पास 14 वर्ग कहिए या घर कहिए, ठीक है ना। है कि नहीं है? क्यों है कि नहीं? क्यों? इसका क्वेश्चन का आंसर कल बना करके लेके आइएगा, समझे कि नहीं। यहां तक जब आप सीख लेंगे, तब हम पहले ही बताए हैं, देखिए ध्यान से, हम पहले ही बताए हैं आप लोगों को कि जो एस ब्लॉक है मेरे, अति पी ब्लॉक है मेरे भाई, तो इस पी ब्लॉक में वर्ग 13 और वर्ग 14 हम लोग 11th क्लास में पढ़ लिए हैं। 13 और 14 हम लोग 11th क्लास में पढ़ लिए हैं, समझ में आ रही है बात है। हम लोग कहां तक पढ़ लिए हैं? 13 और 14 क्लियर हो गए। मेरा ही फोटो लगा हुआ है, देखिए ध्यान से, समझे कि नहीं। तो हम लोग 13 और 14 पढ़ लिए हैं ब्लॉक। हम लोगों को क्लास 12 में पढ़ना है 15 से लेकर के कहां तक? 18 तक। तो सबसे पहले 15 में जब आते हैं तो कौन सा तत्व नजर आ रहा है? नाइट्रोजन। कौन सा तत्व नजर आ रहा है? नाइट्रोजन। तो अब हम लोग अध्ययन करेंगे नाइट्रोजन परिवारों के आवर्त के में स्थिति। तो नाइट्रोजन का कितना परिवार है? तो नाइट्रोजन का परिवार है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके, समझे कि नहीं। नाइट्रोजन का कितना परिवार है? तो इसके अलावा भी एगो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, वो पहले ही हमने बताया कि कृत्रिम है, तो उसका नहीं पढ़ेगा तो इतना तो जरूर ही याद रखिए। क्या क्या चीज का? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसको याद करने का तरीका क्या है? तो नीदरलैंड या न्यूजीलैंड, जो बोलना है सब बोलिए, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके, सब बीके, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके, माने नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसका यही ना परिवार है। नाइट्रोजन का परिवार यही ना है। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन का बैटरी समाप्त हो गया, नहीं होगा तो कल से शुरू करेंगे, समझे कि नहीं। तो यह नाइट्रोजन का जो परिवार है वह किसका समूह है? तो यह आवर्त सारणी के समूह नंबर 15 का सदस्य है। समूह नंबर या वर्ग नंबर कितना का सदस्य है? 15 का। और इसके सदस्य का नाम क्या है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया माने एएस, है ना, सब बीके माने एसबी और बिस्मथ,
समझे कि नहीं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये इसके क्या है? परिवार हैं। ये इसके क्या है? परिवार हैं। समझे कि नहीं है? तो हम लोग इनका अध्ययन करेंगे। और याद रखिए, इन सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5। इस सभी के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5। समझ में आ रही है बात? करके देखिए, करके देखिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5। समझे कि नहीं? अब जो है एक बात और ध्यान दीजिएगा, इन सभी को जानते हैं क्या कहा जाता है? से इन सभी ग्रुप के तत्वों को कहा जाता है नाइट्रोजन का परिवार तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन का परिवार। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन की वजह से निकोजन। क्या बोलते हैं इसको? निको